हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विच रीजन ऑफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। हम सब जानते हैं कि भारत में जो कश्मीर है उसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान ने इल्लीगल तरीके से कब्जा कर रखा है, जिसे हम पोक के नाम से जानते हैं, ठीक है। मैं दिखा दूँ मैप के अंदर, ये है ये वाला रीजन, ठीक है। ये पूरा रीजन जो है ये आपका किसने ले रखा है, पाकिस्तान ने। और ये लाइन जो है, ये लाइन आपकी है लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC, ठीक है। यानी ये 30%, 20% ये वाला एरिया और ये 10%, ये 30% किसके कंट्रोल में है, अंडर पाकिस्तान। अब ये वाला एरिया, ये जो है ना सक्षम वैली, ठीक है, ये वाला एरिया भी पाकिस्तान के अंदर ही है, कब्जा कर रखा है। और इस पाकिस्तान ने चाइना के साथ एक बॉर्डर एग्रीमेंट 1963 में, ये उस एग्रीमेंट के तहत ये वाला रीजन किसको दे दिया, चाइना को। तो ये ऑफ कोर्स सही आंसर तो इसका सक्षम वैली है। मेरा पॉइंट ये है कि आपको ये बताना कि ये जो सक्षम वैली है ये आखिर है कहाँ। तो इस वैली को एक तरीके से ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट भी कहा जाता है। इज़ अ पार्ट ऑफ द हुंजा गिलगिट रीजन ऑफ पोक, ठीक है। इट इज़ बॉर्डर्ड बाय जिंगजियांग प्रोविंस ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ये देखिए, ये जो रीजन है ये आपका, देखो ये तो सियाचिन है जिसमें भारत की सेना तैनात है, ये भारत का हिस्सा है। जो एक तरफ तो अक्साई चीन, ये वाला रीजन किसने ले रखा है, चाइना ने, ये 10% है अप्रॉक्स, ठीक है। और ये वाला रीजन किसके पास है, ये पाकिस्तान के पास है। तो सियाचिन जो है यहाँ से हम इधर भी देखते हैं और इधर भी निगरानी रखते हैं। अब इससे सटा हुआ ऊपर का जो एरिया है ये है सक्शगाम वैली है, बट इसे सक्षम भी आमतौर की बोली में कहा जाता है, सक्षम वैली। तो ये जिनजियांग रीजन किसका है, चाइना का। यहाँ पे यानी कि इस तरफ आपका जिनजियांग है और नीचे आपका क्या है, सियाचिन है। तो ये आपका आंसर है सक्षम वैली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म्स मोरेन डैम्ड एंड आइस डैम्ड वर रिसेंटली इन द न्यूज़, दे आर एसोसिएटेड विथ फ्लड्स, ग्लेशियर लेक्स, वेजिटेशन इन हिली रीजन, वैली लैंडफॉर्म्स। तो ये आपका ग्लेशियर लेक्स है, ठीक है। यूपीएससी ये तो नहीं पूछेगा इस तरीके का क्वेश्चन कि भाई ये मोरेन डैम्ड और ये सब क्या है, बट हाँ ये जो मोरेन डैम्ड है इस पे क्वेश्चन बन सकता है, या फिर आपके ग्लेशियर लेक्स पे बन सकता है। इस पे भी नहीं बनेगा, आपका ग्लेशियर लेक्स पे बन सकता है। ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि जो बाढ़ आई थी सिक्किम में, जो त्रासदी हुई थी, उसमें आपका ग्लेशियर लेक्स जो था वो आउटबर्स्ट हो गया था, ठीक है। तो आउटबर्स्ट करके वो इतना फटा कि भाई आपका जो रिवर्स थी उसका डाउनस्ट्रीम जो रिवर का था वो काफ़ी ज़्यादा उसका हाई लेवल हो गया, जिससे कि फ्लड आया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, अभी हाल में ये चर्चा में क्यों था, रिसेंटली इसरो ने सैटेलाइट डेटा बेस्ड एनालिसिस किया ऑन द एक्सपेंशन ऑफ ग्लेशियर लेक्स। आप सोचिए जो बर्फ़, अगर आपके हिमालय रीजन में जो हिमालय है, जो बर्फ़ है वो आपकी पिघल रही है, ग्लेशियर पिघल रहा है ड्यू टू दिस ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। अब ग्लेशियर लेक्स का एक्सपेंशन हो रहा है जब एक्सपेंशन होगा तो जो रिवर बेसिन्स है, इंडियन हिमालय रिवर बेसिन्स, उनका कैचमेंट एरिया और बढ़ेगा, वो फ्लड्स लेकर आएगा, ठीक है। तो यही बात हुई है, इसरो ने इसी का एनालिसिस किया है। इंडियन हिमालय रिवर बेसिन जो है वो पूरे भारत में नेपाल में, तिब्बत, भूटान में फैला हुआ है। जो 2431 अगर हम लेक्स की बात करें तो ये लार्जर देन 10 हेक्टर्स है, जिसके अंदर 676 ग्लेशियर लेक्स है, जो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी एक्सपैंड हो चुके हैं 1984 से और चलते ही आ रहे हैं ड्यू टू दिस ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो ये जो आपके 676 लेक्स हैं, इसके 130 लेक्स तो भारत के अंदर ही स्थित है। हिमालय रिवर बेसिन कितना आपका, ये 4 आपके स्थान में है, इंडिया में है, नेपाल में है, कंट्रीज यानी भूटान, तिब्बत यहाँ पे है। इंडिया के अंदर 130 लेक्स हैं, ठीक है। इंडस में अगर हम बात करें इस रिवर तो ये 65 है, गंगा का 7, ब्रह्मपुत्र का 58 रिवर बेसिन्स है, ठीक है। दीज लेक्स हैव एक्सपेंडेड एज ग्लेशियर्स आर रिट्रीटिंग एट एन एवर फास्टर रेट ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। क्या होता है, जब ग्लेशियर्स पिघलती हैं, पिघलने के बाद वो एक जगह उसका जो पानी होता है वो एक्यूमुलेट हो जाता है और वो लेक्स बन जाता है, ठीक है। लेकिन जब वो आउटबर्स्ट होते हैं लेक्स,
तो जो सटी हुई रिवर्स हैं उनका जो फ्लो है वो राइज हो जाता है, जिससे कि वो फ्लड में तब्दील हो जाता है। कुल मिला के ये बात है। ग्लेशियर लेक्स कैसे फॉर्म होते हैं यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ये पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। इसरो ने ग्लेशियर लेक्स को 4 कैटेगरी में जो बांटा है। पहला आपका मोरेन डैम्ड है, फिर आइस डैम्ड है, इरोजन बेस्ड है और कुछ और भी तरीके से है। मोरेन और आइस डैम की अगर हम बात करें, दीज आर फॉर्म्ड व्हेन वाटर इज डैम्ड बाय मोरेन। मोरेन का क्या होता है? डेब्रिस सच एज रॉक्स एंड सॉइल लेफ्ट ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ ग्लेशियर्स। जब ग्लेशियर्स मूव करती हैं तो कुछ अपना मलबा, कुछ रॉक्स अपना छोड़ देती है, इकट्ठा कर देती हैं, ठीक है, एंड आइस रिस्पेक्टिवली, बर्फ भी, तो ये आपका बन जाता है मोरेन, ठीक है। ऐसे ही आपके इरोजन बेस्ड लेक्स हैं विच आर फॉर्म्ड व्हेन वाटर इज डैम्ड बाय इरोजन क्रिएटेड डिप्रेशन, ठीक है। तो ये आपका जो ग्लेशियर लेक्स है, it has a significant role. It gives fresh water to the society, but on the other hand it also emerged a risk in the nation, ठीक है, जब वो आउटबर्स्ट हो सिग्निफिकेंटली ग्लोफ, स्पेसिफिकली जो आपका ग्लोफ है यानी ग्लेशियर लेक्स आउटबर्स्ट फ्लड्स, ठीक है, विच कैन हैव डिवास्टेटिंग कंसिक्वेंसेज ऑन कम्युनिटीज एंड डाउनस्ट्रीम। आपका उत्तराखंड में भी देखने को मिला था, ठीक है। तो ये आपका मोरेन आप पढ़ सकते हैं, मैंने समझा दिया है, तो सही आंसर आपका बी है, ठीक है। ये पिक्चर में अगर आप देखेंगे तो ये आपका आइस फ्लो है, ये सुप्रा ग्लेशियल लेक्स हैं। आइस डैम्ड लेक इस तरीके से हो जाते हैं, ठीक है, बर्फ़ चारों तरफ बर्फ़ है, उधर पानी ऐसे जमा पड़ा है, ठीक है। मोरेन डैम्ड देखिए इस तरीके से आपके लेक साइड में बन जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई एम्बिशन कोलिशन बन सकता है, न्यूज़ में था, जब ये रिसेंट न्यूज़ में है तो यूपीएससी पूछ सकता है कि ये हाई एम्बिशन कोलिशन क्या है। दिस इज़ अ कोलिशन ऑफ अराउंड 65 नेशंस कंसिस्ट ऑफ अफ्रीकन नेशंस एंड यूनाइटेड स्टेट्स। ये एक ऐसा कोलिशन है, ये एक ऐसा समूह है जिसमें 65 नेशंस हैं, जिसके अंदर अफ्रीकन है ज़्यादातर और आपका यूएस है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहता है, क्योंकि आपको करेक्ट बताना है, इट वॉन्ट्स टू एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन बाय 2040। ये ग्रुप का निर्माण किस लिए हुआ है? ताकि कि जो प्लास्टिक पॉल्यूशन है, प्लास्टिक आपको पता है डिज़ोल्व नहीं होता है कम्प्लीटली, तो 2040 में प्लास्टिक से हुआ जितना भी पॉल्यूशन है उसको ख़त्म कर देंगे। फेस आउट प्रॉब्लमेटिक सिंगल यूज़ प्लास्टिक एंड बैन सर्टेन केमिकल एडिटिव्स डेट कुड कैरी हेल्थ रिस्क, ठीक है। ये लंबी लंबी स्टेटमेंट्स क्या है, अगर मैं इसे शॉर्ट करूँ तो शॉर्ट भी हो सकते हैं, बट यूपीएससी कभी कभी लंबी जो है वो स्टेटमेंट्स का फॉर्मेशन कर देता है। थर्ड स्टेटमेंट वी हैव, यूरोपियन यूनियन विच हैज़ नॉट ज्वाइंड दी हैक said it wants to end plastic pollution by 2040, but unlike the hack it advocates that countries should take voluntary steps to end plastic pollution. थर्ड स्टेटमेंट क्या कहता है, जो यूरोपियन यूनियन है उसने हैक को ज्वाइन नहीं किया है, वो ये चाहता है कि वो वॉलेंटरी इस प्लास्टिक पॉल्यूशन को एंड करे बाय द ईयर ऑफ 2040, बट विदाउट इन्वॉल्विंग और गेटिंग एंटरिंग इनटू अ मेंबरशिप ऑफ दिस हाई एम्बिशन कोलिशन, ठीक है। अब आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। ओनली वन, ओनली टू, ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट या फिर कोई भी नहीं। देखो पहली स्टेटमेंट तो गलत है, क्योंकि इसके अंदर आपका हाई एम्बिशन कोलिशन में आपका अफ्रीकन नेशन के साथ यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज़ है, जो मेंबर्स हैं मोस्ट ऑफ, वो इन्वॉल्व है, ठीक है। इसका जो इरादा है, जो मोटिव है, टू एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन बाय 2040, ठीक है। लेकिन आपका जो यूएस, यानी कि आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गई, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन थर्ड स्टेटमेंट में विच EU विच हैज़ नॉट ज्वाइंड, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिकॉज अमेरिका ने इसको ज्वाइन नहीं किया। अमेरिका ये कहता है कि हम इसको वॉलंटरी एंड करेंगे, सो हैंस ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, एथिलीन ऑक्साइड, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है क्योंकि यूरोपियन यूनियन जो फूड अथॉरिटी है उसने हमारे भारत के प्रोडक्ट्स को रोक दिया है। मैं बता दूं 527 करीब प्रोडक्ट्स है जिस पे बैन एक तरीके से
फॉर्मली बैन नहीं कह सकते, बट उसको रोक दिया है, उसके एक्सपोर्ट जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं उसको रोक दिया है, क्योंकि उसके अंदर एथिलीन ऑक्साइड पाया गया है। ये एक क्या है, ये एक गैस है, ये एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके कुछ फ़ायदे हैं बट बहुत ज़्यादा इसका नुकसान भी है हेल्थ को लेकर, ठीक है। इससे पहले हांगकांग और सिंगापुर ने कंप्लीटली बैन किया। कहीं ना कहीं इट इज़ वेरी शेमफुल थिंग फॉर ऑल ऑफ अस, बट दिस इज़ एक्चुअली हैपनिंग इन द वर्ल्ड कि एथिलीन ऑक्साइड जो है ये बेसिकली है क्या, इसके बारे में आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सबसे पहले आपको देखना है कि करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट पूछ रहा है, ठीक है। While ethylene oxide effectively kills bacteria, fungi and insects, it is used as a fumigant in food products. ये फूड प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ओनली यूज़ इन फूड प्रोडक्ट्स, बट दूसरे कामों में भी ये यूज़ होता है, स्पेशली मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स में। इम्प्रॉपर यूज़ और एक्सेसिव एप्लीकेशन ऑफ एथिलीन ऑक्साइड इन फूड सप्लाई चेन, पर्टिकुलरली इन द स्पाइस इंडस्ट्री, जो मसाले हैं उसमें ये यूज़ होता है एथिलीन ऑक्साइड, वेयर हाइजीन स्टैंडर्ड्स रिक्वायर स्ट्रिक्ट माइक्रोबायल कंट्रोल हैज़ लेड टू सिग्निफिकेंट कंटामिनेशन इश्यूज शुड बी रेगुलेटेड ड्यू टू इट्स कार्सिनोजेनिक नेचर। कार्सिनोजेनिक नेचर क्या होता है, कैंसर। ये एक ऐसा सब्सटेंस है, ये एक ऐसी गैस है जिसका फूड में यूज़ होता है टू किल बैक्टीरिया, फंगाई एंड इंसेक्ट्स, बट it pose a risk, it pose a threat for the health, that is cancer। इसके अंदर एक ऐसा सब्सटेंस है, इसकी नेचर जो है ये कैंसर को क्या कहते हैं, प्रोड्यूस मतलब उसको उत्पादित करती है, कैंसर जैसी बीमारी को, ठीक है। तो यस, इट पोज अ थ्रेट सब्सटेंस। तो ये स्टेटमेंट आपकी सही है। Substance such as ozone, hydrogen peroxide or heat treatments could serve as a potential replacement for ethylene oxide in certain applications, ठीक है। तो जो थर्ड स्टेटमेंट है वो भी आपकी करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है, लेकिन जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो भी आपकी क्या है, वो भी आपकी करेक्ट है, इसीलिए आपकी ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देखिए, ये यूज़ होता है बैक्टीरिया, फंगाई को किल करने के लिए, लेकिन एक्सेसिव यूज़ इसका पोज अ थ्रेट, ठीक है, बिल्कुल सही है। सब्सटेंस जो है ये इसके ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं जिसके अंदर कैंसर का कोई भी रिस्क नहीं है। रेलिवेंस मैंने आपको बता दिया है, आप यकीन नहीं मानेंगे, जो MDH एवरेस्ट मसाले हैं उनको बैन किया गया है, ठीक है। जो हमारे भारत में हर घर में यूज़ होता है, MDH मसाला, एवरेस्ट मसाला, पाव भाजी मसाला, पनीर मसाला, उसके अंदर एथिलीन ऑक्साइड यूज़ किया जा रहा है, विच पोज अ कैंसर थ्रेट, ठीक है। तो एथिलीन क्या है ये यहाँ पे मैंने पूरा मेंशन किया है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और है जो फैक्ट है, ये कलरलेस गैस होती है which is used as a pesticide and sterilizing agent, though the chemical was originally intended to sterilize medical devices, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, UPSC स्टेटमेंट बना सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉरेस्ट फायर्स। हमें पता है कि अभी क्या हुआ था, अभी उत्तराखंड में नैनीताल में है ना, जंगलों में बहुत ज़्यादा आग लगी थी, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, तो एक क्वेश्चन उस पर तो बनता ही है। चलिए, कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है, डेट वी नीड टू फाइंड आउट। फर्स्ट स्टेटमेंट सेज इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट रिकॉर्डेड दैट अप्रॉक्सीमेटली 36% ऑफ इंडियाज फॉरेस्ट कवर वॉज प्रॉन टू फ्रीक्वेंट फायर्स। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एवरग्रीन फॉरेस्ट आर प्रॉन टू सीवियर फायर्स, नो। ड्राई डेसिड्यूस फॉरेस्ट जो है डेट प्रॉन टू सीवियर फायर्स। ड्यूरिंग द लास्ट ईयर द हाइएस्ट नंबर ऑफ फॉरेस्ट फायर्स हैव बीन रिपोर्टेड फ्रॉम उत्तराखंड। ये भी गलत है, देखते हैं। अगर हम ये थर्ड स्टेटमेंट में जाएं तो सबसे ज़्यादा जो है हमारा कहाँ पे देखने को मिला है, मिज़ोरम में फॉरेस्ट फायर ज़्यादा हुआ है, उसके बाद आपका मणिपुर में हुआ है, उसके बाद आपका असम है, मेघालय है, फिर आपका महाराष्ट्र है और आपका उत्तराखंड इसमें है ही नहीं, ठीक है। तो सीवियर फायर सबसे पहले कहाँ ब्रेकआउट होता है, कहाँ कौन से ज़्यादा आपके जंगलों में होता है, ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट में होता है। वाइल एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन एंड माउंटेन टेम्परेट फॉरेस्ट आर कंपैरेटिवली लेस प्रॉन टू फायर, ठीक है। ये जो 36% की मैं बात कर रही हूँ, दैट डेटा प्रोवाइडेड बाय दी बाइनियल इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ISFR रिपोर्ट जो है उसके तहत ये डाटा रिलीज़ हुआ है।
जिसने बताया कि 36% ऑफ इंडियाज फॉरेस्ट कवर वॉज प्रॉन टू फ्रीक्वेंट फायर्स। ठीक है, अभी हुआ था ना, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, इसीलिए ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव G7, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़ के ऊपर है। ठीक है, क्योंकि जो सम्मेलन जून में होने वाला है उसमें जो प्रधानमंत्री है उनको इनवाइट किया गया है, इंडिया के नरेंद्र मोदी जी को, इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि जब भी कोई सम्मेलन चर्चा में है, कोई ग्रुप है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन से कंटेम्प्रेरी और बेसिक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो भाई क्या कहता है G7, इट हैज़ बाइंडिंग इम्पैक्ट ऑन पॉलिसी एंड ऑल डिसीजंस एंड कमिटमेंट्स मेड एट G7 मीटिंग्स। ऐसे कई ग्रुप्स हैं, फॉर्मल ग्रुप्स हैं, इनफॉर्मल ग्रुप्स हैं, जिनके जो निर्णय होते हैं मेंबर ग्रुप्स के, वो बाइंडिंग भी होते हैं और नॉन बाइंडिंग भी होते हैं, ओनली एडवाइजेबल नेचर होता है। ये आपको पहला पॉइंट देखना है कि भाई उसका जो निर्णय है उस मीटिंग में वो आपको बाइंड कर रहा है या सिर्फ सजेस्टिव नेचर है। सेकेंड स्टेटमेंट है, मेंबर कंट्रीज रिप्रेजेंट 40% ऑफ ग्लोबल GDP एंड 10% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। ये भी सही है। ठीक है, ये फैक्ट सही है। जो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है वो आपका करेक्ट नहीं है, क्योंकि वो बाइंडिंग नहीं होता, इट हैज़ नो बाइंडिंग, ये बाइंडिंग नहीं है, ये सजेस्टिव नेचर है। आपका ये बिल्कुल पॉइंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट, इट ड्रॉज इट्स रूट्स फ्रॉम अ मीटिंग बिटवीन द करंट G7 मेंबर्स आफ्टर द रिसेशन ड्यू टू ओपेक ऑयल एम्बार्गो। ठीक है, जो थर्ड स्टेटमेंट है वो आपकी करेक्ट है, क्योंकि जब इसका जो रूट है, इसकी जो जड़ है, वो तभी स्टार्ट हुई थी जब अच्छा उस टाइम ना G7 मेंबर्स में सभी थे बट एक्सक्लूडिंग कनाडा। ठीक है, 1975 में ये जड़ें स्टार्ट होती है। आपको पता होना चाहिए कि इसके मेंबर्स कौन कौन है। ये इनफॉर्मल ग्रुप है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यहीं पे हुआ, कीवर्ड यूनाइटेड। जब इनफॉर्मल हो गया तो बाइंडिंग कभी भी नहीं होगा। ठीक है, अब इसके 7 कंट्रीज़ हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान एंड यूनाइटेड किंगडम। लेकिन कनाडा मौजूद नहीं था जब इसकी जड़ें स्टार्ट होती हैं। द मेंबर कंट्रीज रिप्रेजेंट 40%, एज आई टोल्ड यू कि भाई टोटल GDP, ग्लोबली GDP जो है वो 40% रिप्रेजेंट करता है और पॉपुलेशन के टर्म्स में 10% करता है। ठीक है, बाइंडिंग नहीं है। G7 एक फोरम देता है टू शेयर, टू डिस्कस वैल्यूज़ एंड कंसर्न्स ऑफ मेंबर कंट्रीज़। G7 समिट जो है इट हैज़ बीन बर्थ प्लेस फॉर सेवरल ग्लोबल इनिशिएटिव्स। ठीक है, तो ये सारे इसके ग्लोबल इनिशिएटिव्स है। हैंस प्रूव्ड ओनली ऑप्शन बी ऑप्शन, ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर द करेक्ट वन। फर्स्ट तो रॉन्ग है, थर्ड सही है और आपकी सेकंड सही है। इंडिया इज़ नॉट अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ द G7 ग्रुप्स। ठीक है, ये बता दिया क्यों कंटेक्स्ट में था। इटली में ये सेशन होने वाला है जून में, उसमें भारत के प्रधानमंत्री को इनवाइट किया गया है। नेक्स्ट है आपका आउटर स्पेस ट्रीटी के ऊपर। आउटर स्पेस में तरह तरह के जो है एक्सप्लोरेशन हो रहे हैं, एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा उसमें संभल के सभी को रहना है। कैसे? आउटर स्पेस विल बी फ्री फॉर एक्सप्लोरेशन एंड यूज बाय ऑल स्टेट्स। दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट, स्टेट्स विल बी लाइबल फॉर डैमेज कॉज्ड बाय देयर स्पेस ऑब्जेक्ट्स, बिल्कुल सही है। आउटर स्पेस इज नॉट सब्जेक्ट टू नेशनल अप्रोप्रिएशन बाय क्लेम ऑफ सॉवरेनिटी। अगर हम थर्ड स्टेटमेंट पे जाते हैं तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये आप ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी जो है कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। न्यूक्लियर का यूज़ आपको नहीं करना है। स्टेट्स विल नॉट प्लेस न्यूक्लियर वेपन्स, बिल्कुल सही है। तो आपकी ऑल 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है, पढ़ लीजिएगा। आई विल शेयर दिस डॉक्यूमेंट विद यू। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, SCO के ऊपर बना है। क्यों बना है? क्योंकि डिफेंस में अभी मिनिस्ट्री जो कॉन्फ्रेंस है वो हुआ है। इट इज़ अ परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड एज अ सक्सेसर ऑफ शंघाई 5, सही है। द सेक्रेटेरिएट ऑफ SCO इज सिचुएटेड इन जिनजियांग। ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट, द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द SCO इज इंग्लिश, गलत है, रशियन एंड चाइना है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपकी सही है, जो मैंने बताया परमानेंट है। और अभी जो डिफेंस मिनिस्ट्री मीटिंग हुई थी ना, उसमें इंडिया ने ये कहा था भी ज़ीरो टॉलरेंस अप्रोच रहेगी टेररिज्म के खिलाफ। ठीक
ठीक है। और ये भी कहा एससीओ को कि सभी को आप जो वासुदेव कुटुंब है उसको अपनाइए, यानी कि एक परिवार, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ठीक है। अब इसके अंदर 5 जो मेंबर्स हैं, क्योंकि मैं स्टेटमेंट 1 तो आपको बता दिया, स्टेटमेंट 3 बता दिया, स्टेटमेंट जो 2 है वो आपकी करेक्ट नहीं है, क्योंकि इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो बीजिंग में है, ना कि आपका जिनजियांग में है, ठीक है। तो ऑप्शन ओनली 1 एंड ओनली ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट, ठीक है। तो आपका सिर्फ 1 आएगा। थोड़ा सा एसईओ के बारे में जानेंगे कि भाई एसईओ की अगर हम स्टैटिक पोर्शन देखें तो ये आपका क्या है, इसके अंदर इसका बीजिंग में है, ये परमानेंट 2 परमानेंट बॉडी है, ठीक है। स्टेटमेंट 2 इज़ नॉट करेक्ट। रशिया एंड चाइना है इसकी लैंग्वेज। एससीओ और द रिपब्लिक ऑफ इंडिया मेंबर्स कौन कौन से हैं, इसके 9 मेंबर्स हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें 9 मेंबर्स कौन कौन है, इंडिया है, पाकिस्तान है, चाइना है, आपका रशिया है, उसके बाद आपका कौन कौन सा है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान हो गया, ईरान भी है, 2023 में आपका ईरान भी इसमें शामिल हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हाई एम्बिशन कॉलिशन, ये तो हो चुका है, आई थिंक ये रिपीट हो गया, ठीक है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, हम सभी को पता है द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री। इस पे देखते हैं कि कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट कहता है इंडियन गवर्नमेंट हैज़ क्रिएटेड अ डेडिकेटेड टास्क फोर्स कॉल्ड द इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, बिल्कुल सही है, ठीक है। ये मिशन हमारे भारत में लॉन्च हुआ है। सेकेंड स्टेटमेंट है मोर देन 90% ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस चिप्स, जितने भी वर्ल्ड के 90% चिप्स हैं वो कहाँ से आते हैं, वो आपके साउथ कोरिया से आते हैं, नहीं ये गलत है, ताइवान से आते हैं, ठीक है। तो आपकी ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये पढ़ सकते हैं आप। सो विद दिस क्वेश्चन आई एम कंक्लूडिंग माई करंट अफेयर सेशन हियर। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इफ यू हैव एनी सजेशंस यू कैन इंक्लूड, इनकॉर्पोरेट इन योर कमेंट बॉक्स, ठीक है। थैंक यू।